पिछली बार हमने अस्पताल के डिजिटल इंजन को बनाने की बात की थी, लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर मरीजों को अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सुबह 9 बजे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो शानदार इंजन आखिरकार ठप क्यों हो जाता है। बिल्कुल। पिछली चर्चा का सार यही था कि एक कोर्स 6 टीम बनाकर कैसे एक डिजिटल भरोसा बनाया जाए, लेकिन आज की बात शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक बार मरीज ने आप पर दिलचस्पी दिखा दी तो उसे असल में अपने दरवाजे तक लाना, असली चुनौती तो वहां शुरू होती है। और आज का हमारा मिशन उसी सफर के आखिरी सबसे मुश्किल पड़ाव को समझना है, यानी कैसे उस ऑनलाइन दिलचस्पी को एक असली पक्के अपॉइंटमेंट में बदला जाए। ये हेल्थ केयर मार्केटिंग का वो मोड़ है जहां ज्यादातर गाड़ियां फिसल जाती हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि एक बार जब कोई मरीज आपको गूगल पर ढूंढ लेता है तो आप एक रेस में शामिल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ और कौन कौन दौड़ रहा है। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी रेस के आखिरी 100 मीटर पर है, कैसे जीता जाए। तो चलिए इस रेस को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 2026 की हकीकत यह है कि 43% ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स कामकाजी घंटों के बाद बुक किए जाते हैं, यानी रात 9 बजे के बाद, सुबह 6 बजे या फिर वीकेंड पर। और यहीं पर आकर ज्यादातर अस्पतालों का बनाया हुआ पूरा डिजिटल सिस्टम फेल हो जाता है। उनकी करोड़ों की वेबसाइट पर एक छोटा सा फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, यानी अपनी जानकारी दीजिए, हम आपको कल फोन करेंगे। बिल्कुल। आज की दुनिया में हम आपको कल कॉल करेंगे का मतलब है आप हमारे प्रतियोगी के पास चले जाइए। ये ऐसा है जैसे आप Amazon पर कुछ ऑर्डर करें और वो कहें हम कल सोच के बताएंगे कि आपका ऑर्डर लेना है या नहीं। कौन इंतजार करेगा? कोई भी नहीं। तो फिर 1 मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम यानी मरीज बहुत ज्यादा अधीर हो गए हैं? ये जो हर चीज तुरंत पाने की आदत है जो हमें स्विगी और नेटफ्लिक्स ने दी है, क्या हम वही उम्मीद अब एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से भी करने लगे? मतलब ये तो पूरे सिस्टम के तौर तरीकों पर ही सवाल उठा रहा है। थोड़ा सब्र क्यों नहीं रख सकते? देखिए, इसे अधीरता कहना शायद सही नहीं होगा। ये जरूरत और बेचैनी का मामला है। कल्पना कीजिए, किसी को रात 10 बजे घुटने में तेज दर्द उठता है। वो गूगल करता है, उसे आपकी वेबसाइट मिलती है। वो समाधान चाहता है, वादा नहीं। अगर आपकी वेबसाइट कहती है कल कॉल करेंगे और आपके ठीक नीचे वाली वेबसाइट कहती है कल सुबह 10 बजे का कंफर्म्ड स्लॉट अभी बुक करें, तो खेल वहीं खत्म हो गया। आप रेस से बाहर हो चुके हैं। ये सर्वाइवल की दौड़ है, सब्र का इम्तिहान नहीं। तो फिर समाधान क्या है? जाहिर है हर अस्पताल 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर तो नहीं खोल सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक ऐसा सिस्टम जो आपके हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HIS से सीधे जुड़ा हो और मरीज को रियल टाइम में खाली स्लॉट्स दिखा सके। और जो अस्पताल इसे अपना रहे हैं वो नए मरीजों को अपनी तरफ खींचने में 20 से 30% की जबरदस्त बढ़त देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और इसका ब्रांड पर असर बहुत गहरा होता है। आपका ब्रांड सिर्फ अच्छी मेडिकल देखभाल का प्रतीक नहीं रह जाता, बल्कि सुविधा का दूसरा नाम बन जाता है। और आज की दुनिया में सुविधा ही सबसे बड़ी लग्जरी है। ठीक है, मान लिया कि मरीज ने सुविधा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, लेकिन उस सुविधा की कीमत क्या है? उसका डेटा। 2026 में भरोसा ही सब कुछ है और प्राइवेसी के बिना भरोसा नहीं होता। मरीज को यह भी तो लगना चाहिए कि उसकी जानकारी सुरक्षित है, बल्कि मैं तो कहूंगा प्राइवेसी ही नया प्रीमियम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव हो रहा है। वो पुराने जमाने के ट्रैकिंग पिक्सल जैसे मेटा का फेसबुक पिक्सल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वो मरीज की हर हरकत पर नजर रखते थे, जो अब लोगों को डरावना लगता है। और मरीज इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 65% उपभोक्ता यानी मरीज डेटा प्राइवेसी से जुड़ी सिर्फ एक चिंता या एक खराब डिजिटल अनुभव के कारण हेल्थ केयर ब्रांड को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ एक गलती और आपका रिश्ता खत्म। इसीलिए अब मार्केटिंग को सहमति आधारित होना ही होगा। वो पुराने दिन गए जब आप किसी बीमारी के बारे में गूगल करते थे और फिर अगले एक हफ्ते तक आपको हर वेबसाइट पर उसी के डरावने विज्ञापन दिखते थे। अब रणनीति जीरो पार्टी डेटा का इस्तेमाल करने की है। जीरो पार्टी डेटा, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये वो जानकारी है जो मरीज स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आपको देता है। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर एक हार्ट रिस्क कैलकुलेटर है,
एक 50 साल का व्यक्ति आता है, अपनी जानकारी डालता है और उसे पता चलता है कि उसे थोड़ा खतरा है। अब आपने उसकी जासूसी नहीं की, उसने खुद आपको बताया है। अच्छा, और इसके बदले में अस्पताल उसे दिल की सेहत बनाए रखने के लिए काम की जानकारी जैसे डाइट टिप्स या एक्सरसाइज के वीडियो भेज सकता है। यह पीछा करना नहीं बल्कि मदद करना है। यहीं से भरोसे की नींव पड़ती है। बिल्कुल, ये एक सलाहकार बनने जैसा है, सेल्समैन बनने जैसा नहीं। सुनो, ये सब ऑटोमेशन, एआई, डेटा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की नहीं। क्या इस सब में हम इंसानियत को, उस मानवीय स्पर्श को नहीं खो रहे हैं? मरीज को ये नहीं लगेगा कि वो अस्पताल के लिए बस एक नंबर, एक डेटा पॉइंट बन के रह गया है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पहली नज़र में यही लगता है कि तकनीक इंसानियत को कम करती है, लेकिन मैं तर्क दूंगी कि असल में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जब आप एआई को फॉर्म भरने और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने जैसे बोरिंग और दोहराए जाने वाले काम सौंप देते हैं, तो डॉक्टर और स्टाफ को क्या मिलता है? समय। और वो उस समय का इस्तेमाल मरीज की आंखों में देखकर बात करने में, उसकी चिंता को समझने में कर सकते हैं। तकनीक असल में मानवीय संबंध को वापस खरीद रही है। ये दावा तो बहुत बड़ा है, सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या हकीकत में ऐसा होता है? कोई असली उदाहरण है इसका? व्हाट्सएप वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण लेते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है लिपिकीय बाधा या क्लेरिकल बॉटलनेक। हमारे सोर्स बताते हैं कि एक नए मरीज के अपॉइंटमेंट में औसतन 20 मिनट का मानवीय श्रम लगता है। फोन पर पूछताछ, डायरी में बुकिंग, अपॉइंटमेंट से पहले रिमाइंडर के लिए कॉल और फिर क्लिनिक में आकर वो लंबे लंबे फॉर्म भरना। और ये 20 मिनट उस स्टाफ के हैं जिसे असल में उन मरीजों पर ध्यान देना चाहिए जो क्लिनिक में पहले से मौजूद हैं, जो शायद दर्द में हैं या घबराए हुए हैं। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन की। मरीज फेसबुक पर विज्ञापन देखता है, क्लिक करता है और सीधे अस्पताल के व्हाट्सएप पर पहुंचता है। एक एआई असिस्टेंट उससे बात करता है, डॉक्टर और समय चुनने में मदद करता है। अपॉइंटमेंट 30 सेकंड में बुक हो जाता है। फिर व्हाट्सएप पर ही एक सुरक्षित लिंक आता है जिससे मरीज अपनी पुरानी रिपोर्ट और जानकारी घर बैठे ही अपलोड कर देता है। सिस्टम अपने आप रिमाइंडर भेजता है, सब कुछ ऑटोमेटिक। इसका मतलब है कि वो 20 मिनट का मानवीय श्रम लगभग शून्य हो गया। एक क्लिनिक में अगर रोज 50 नए मरीज आते हैं तो 50 गुना 20 यानी 1000 मिनट। ये तो रोज के 16 घंटे से ज्यादा का काम हुआ। हाँ, 16 घंटे का लिपिकीय काम हर दिन बच रहा है। अब आप सोचिए, उस स्टाफ को डेटा एंट्री से हटाकर आप कहाँ लगा सकते हैं? वो स्टाफ अब किसी बुजुर्ग मरीज को चलने में मदद कर सकता है, किसी चिंतित परिवार को एक कप कॉफी दे सकता है या बच्चों के खेलने की जगह को बेहतर बना सकता है। तकनीक ने मानवीय स्पर्श के लिए जगह बनाई, उसे छीना नहीं। कहानी अच्छी है, पर हकीकत में क्या होता है? क्या अस्पताल सच में उस बचे हुए 16 घंटे के स्टाफ टाइम को मरीज के अनुभव को बेहतर बनाने में लगाते हैं, या फिर वो 4 लोगों को नौकरी से निकालकर अपनी कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं और मरीज का अनुभव जस का तस रहता है? ये एक गंभीर सवाल है। और यही 2026 के विजेता और हारने वाले अस्पतालों के बीच का फर्क तय करेगा। जो अस्पताल इस बचे हुए समय को मरीज के अनुभव में दोबारा निवेश करेंगे, वो एक ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो कोई नहीं तोड़ सकता। और जो इसे सिर्फ लागत बचाने का जरिया समझेंगे, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी से मिली ताकत का सही इस्तेमाल करने की सोच की बात है। बिल्कुल। और ये सोच अब डिजिटल फ्रंट डोर की परिभाषा भी बदल रही है। पहले इसका मतलब होता था अपनी वेबसाइट पर फैंसी रोबोटिक सर्जरी के उपकरण या आलीशान बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाना, अपनी योग्यता यानी कॉम्पिटेंस का प्रदर्शन करना। लेकिन अब मरीज कुछ और खोज रहे हैं। योग्यता तो हर अच्छे अस्पताल से उम्मीद की ही जाती है, वो तो मतलब बेसिक है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या मरीज को लगता है कि डॉक्टर सच में उसकी परवाह करता है। सोर्स बताते हैं कि मरीज अब डॉक्टर की योग्यता से पहले उनकी आत्मीयता यानी वार्मथ का मूल्यांकन करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर एक इंसान के तौर पर कैसा है। और इसका एक ठोस मीट्रिक भी है जो हैरान करने वाला है। एक डॉक्टर का छोटा, शायद हिलते हुए फोन से बनाया गया अनौपचारिक वीडियो, जैसे कोई इंस्टाग्राम रील, जिसमें वो बस ये समझा रहे हैं कि आपकी पहली विजिट के दौरान क्या उम्मीद करें। उसकी क्लिक थ्रू रेट एक महंगे हाई प्रोडक्शन वाले ब्रांड विज्ञापन की तुलना में 300% ज्यादा है। 300%? ये कमाल का आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि लोग अब पॉलिश किए हुए विज्ञापनों से ज्यादा असलियत और मानवीय जुड़ाव चाहते हैं।
वो परफेक्ट डॉक्टर नहीं, एक परवाह करने वाला इंसान ढूंढ रहे हैं। और इस तरह का कंटेंट कौन बनाता है? वही कोर्स 6 टीम जिसकी हमने पिछली बार बात की थी। याद है वो छोटी सी इन हाउस मार्केटिंग टीम जिसमें स्ट्रैटेजिस्ट, राइटर, वीडियो बनाने वाला सब एक साथ काम करते हैं। आज हम उन उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं जो ये टीम असल में जीत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। चलो अब जरा जमीन पर आते हैं। ये सब आत्मीयता और भरोसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर दिन के आखिर में अस्पताल को बिल भी भरने होते हैं। क्या इन सब चीजों का कोई आरओआई है? क्या ये सब आर्थिक रूप से टिकाऊ है? आखिरकार सीएफओ को तो नंबर चाहिए। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। बिल्कुल। 2026 के लिए कुछ बेंचमार्क्स तय किए गए हैं। सबसे पहले कॉस्ट पर लीड यानी सीपीएल, एक संभावित मरीज की जानकारी हासिल करने की लागत। सामान्य विशेषज्ञताओं के लिए ये $26 से $50 के बीच होनी चाहिए, यानी लगभग 2100 से 4100 रुपये। अगर इससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो आपकी मार्केटिंग रणनीति में कहीं कोई बड़ी कमी है। और दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा है पेशेंट लाइफ टाइम वैल्यू, CLV। एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए यह अब 10 साल की अवधि में $10,000 से $20,000 तक आंका गया है। यह दिखाता है कि एक मरीज को हासिल करना कोई एक बार की बिक्री नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि का निवेश है। यही वो नंबर है जो CPL को सही ठहराता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, और ये आज की चर्चा का शायद सबसे जरूरी आंकड़ा है। विन रेट, यानी कुल डिजिटल लीड्स में से कितने प्रतिशत लोग असल में एक सर्जिकल मरीज में बदलते हैं। और ये नंबर है सिर्फ 3.4%। एक मिनट, सिर्फ 3.4%? मतलब 100 लोग जो दिलचस्पी दिखाते हैं उनमें से 96 से ज्यादा सर्जरी तक नहीं पहुंचते। ये तो बहुत ही खराब नंबर है। तो फिर इतना पैसा विज्ञापन पर क्यों खर्च किया जा रहा है? हाँ, और यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर मार्केटिंग टीम्स छिपाती हैं। इसी वजह से नर्चर साइकिल शुरुआती विज्ञापन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो 96 लोग शायद अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन भविष्य में हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें अभी सिर्फ जानकारी चाहिए हो, या वो पैसे जमा कर रहे हो। उन्हें लगातार ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए उपयोगी जानकारी भेजते रहना, उनसे रिश्ता बनाए रखना। असली खेल वही है। तो ये एक बार की बिक्री नहीं, बल्कि एक लंबा रिश्ता बनाने जैसा है। आप बीज बो रहे हैं ये जानते हुए कि फसल शायद 6 महीने बाद कटेगी। काम सिर्फ उन 3.4% को कन्वर्ट करना नहीं, बल्कि बाकी 96% को भविष्य के लिए अपने इकोसिस्टम में जिंदा रखना है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? हम कहां से कहां जा रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव सोच में है। पहले हम सोचते थे कि मरीज का सफर एक सीधी सड़क जैसा होता था, जिसे रेखीय फनल कहते थे। मतलब वो विज्ञापन देखेगा, सोचेगा और फिर अपॉइंटमेंट बुक करेगा, कहानी खत्म। लेकिन अब हम एक चक्रीय विश्वास इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये सफर एक गोल चक्कर जैसा है, जहां मरीज बार बार आपके पास आता है, हर मोड़ पर आपकी विश्वसनीयता को जांचता है और आपको हर बार उसका भरोसा जीतना पड़ता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। हर बातचीत, हर क्लिक, हर वीडियो उस भरोसे को या तो थोड़ा बनाता है या थोड़ा तोड़ देता है। सही कहा। आपको हर कदम पर मरीज का भरोसा जीतना होता है। जब वो रात 10 बजे गूगल पर सर्च करता है, जब वो इंस्टाग्राम पर आपके डॉक्टर का वो हिलता हुआ वीडियो देखता है, और जब वो बिना किसी इंसान से बात किए 30 सेकंड में अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। ये छोटे छोटे पल ही 2026 की बड़ी जीत तय करेंगे। और इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए मेरे मन में एक अंतिम विचार आ रहा है। अगर आप 2026 में अभी भी अपनी वेबसाइट पे हमसे संपर्क करें फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आप मूल रूप से एक संग्रहालय हैं, क्लिनिक या अस्पताल नहीं।